सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा 2013 से हम स्टार्ट करेंगे आज। पहला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2013, distance between two parallel planes 2x plus y plus 2z is equal to 8 and 4x plus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0 is what। ठीक है, अब जब पैरेलल प्लेन्स के डिस्टेंस की बात आती है तब हमें ये फॉर्मूला पैरेलल प्लेन्स का पता होना चाहिए कि अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या है। अगर सपोज़ के ax1 लेट्स से प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 इज इक्वल टू ज़ीरो है, और ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d2 इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अगर इस तरह से हमें दो प्लेन दिए, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी एक चीज़ होनी चाहिए कि जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 का जो कोफिशेंट है, मतलब कि हमारा नॉर्मल कोफिशेंट ही नॉर्मल होता है, तो जो नॉर्मल है जैसे हम एन कैप कहते हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल सेम होगा तभी हम बोल पाएंगे कि ये वो दोनों पैरेलल है। आप सोच के देखिए, ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है उसके पैरेलल। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, सेम, एक ही, देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, डायरेक्शन उनकी एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो प्लेन्स दिए हुए हैं। एक प्लेन है हमारा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन मुझे दिया है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला दोनों में जो नॉर्मल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर बार, लेकिन कई बार इस तरह से होता है कि यहाँ पे देखो 2 1 2 है, यहाँ पे है 2 1 2 और यहाँ पे है 4 2 4। ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई है, तो या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या तो इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, वॉट एवर आई वॉन्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन नंबर 2 और ये हो गया मेरा प्लेन नंबर 1। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ d1 माइनस d2, मॉड्यूलस ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जहाँ ए बी सी मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल वेक्टर है ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे d1 क्या है, d1 है -8, माइनस लिखने के बाद एक्चुअली यहाँ पे होता है ये -8 है, माइनस लिखने के बाद -5/2। ठीक है, -8 माइनस लिखने के बाद माइनस प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 4 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा ऊपर 21 16 + 5 21/2, मॉड है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 + 1 दैट इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट मतलब कि 3, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 21/6, दैट मीन्स कि 7/2, 7/2 इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, 7/2 इज़ माई फाइनल आंसर। फॉर्मूला क्या था कि अगर इस तरह से दो प्लेन हैं तो फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। अच्छा क्वेश्चन है, हमें पूछा है एट प्रेजेंट अ फर्म इज़ मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, कोई दिक्कत नहीं है, एक फर्म ले लेते हैं, 2000 आइटम्स अभी बना रहा है वो करंटली। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन P विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स x, तो मतलब कि dp/dx वो हमें दिया है 100 माइनस 12 रूट x। अब ये जो x है वो एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स है, करंट वर्कर्स नहीं है। इफ़ द फर्म एम्प्लॉयज 24 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम इज़ वॉट, मतलब कि अगर x 25 है, क्योंकि एडिशनल वर्कर बोला है, एम्प्लॉयज 25 मोर मतलब कि एडिशनल 25 ऐड कर रहा है वो, ठीक है, वर्कर्स, तब P क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल P और x के बीच का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास किसका रिलेशन है, dp/dx, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो उसमें से हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँगा, dp इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 100 माइनस 12 रूट x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए
p इज इक्वल टू 100x माइनस 12 तो था रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस आ जाएगा मेरा c। तो p इज इक्वल टू मेरे लिए हो जाएगा 100x माइनस 8x रेस टू 3/2 प्लस c। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडीशन दी है कि अगर x इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि वहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्शन मेरा 2000। कैसे? क्योंकि देखो करंट प्रेजेंटली उन्होंने बोला है कि 2000 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि जब कोई नया एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय ऐड नहीं हुआ है तब 2000 तो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि एडिशनल एम्प्लॉय क्या है x। तो जब x इज इक्वल टू 0 है, p इज इक्वल टू 2000 दिया है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस c, दैट मीन्स कि c इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2000। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मस्त मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 100x माइनस 8x रेस टू 3/2 प्लस 2000। ये जो मुझे चाहिए था वो मुझे इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है। दिस इज व्हाट आई वांट, p और x के बीच का रिलेशन। अब मुझे बोला है कि इफ़ x इज इक्वल टू क्या है 25, एडिशनल मोर वर्कर कितने चाहिए 25। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 25। तो p मुझे मिल जाएगा 100 इंटू 25 माइनस 8 इंटू 25 होल रेस टू 3/2 प्लस 2000। और अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन देता हूँ तो ये हो जाएगा 2500 माइनस, ठीक है, ये 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर 2 चला जाएगा, 5 क्यूब बच जाएगा 125, 8 इंटू 125 दैट इज 1000 और प्लस आ जाएगा 2000। तो ये मुझे दे देगा अल्टीमेटली 3500। मतलब कि इसका कंक्लूजन क्या होता है कि अगर कंपनी 25 मोर वर्कर्स एम्प्लॉय करती है, सो द करंट मैन्युफैक्चरिंग जो 2000 था उससे बढ़कर वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो जाएगा 3500 आइटम्स। ठीक है, मतलब कि 25 आदमी बढ़ाने से 1500 की बढ़त हो रही है। यहाँ पर 25 आदमी इंक्रीज़ किए हैं तो हमारा प्रोडक्शन रेट 2000 था पहले, उससे अब कितना हो गया है 3500, तो 1500 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला है लेट ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि a इज इक्वल टू है x कॉमा वाई, लेट्स सपोज x कॉमा वाई है, नंबर ऑफ a हमें दिया है 2, कोई भी हम अज्यूम कर सकते हैं, डजेंट मैटर। b हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से ABCD, और नंबर ऑफ b दिया है हमें 4। चलो, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स इज। मतलब कि a क्रॉस b के सबसेट फाइंड करना है, और वो सबसेट भी कैसे होना चाहिए 3 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में होंगे 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 एलिमेंट्स, ये सबको पता है, बहुत ही बेसिक्स है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट्स हो जाते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। चलो, और सबसेट्स कितने होते हैं कोई भी सेट में, सपोज कि ये कुछ नया सेट दे देते हैं हम इसे z, तो कोई भी सेट z में सबसेट होते हैं 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या मुझे देता है नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स मेरे के लिए कितने हो जाएंगे 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो सेट है ए क्रॉस बी, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 8, तो सबसेट कितने हो जाएंगे 2/8 दैट इज 2/8 दैट इज 256 टोटल सबसेट मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, बट दिस इज टोटल सब्जेक्ट, हमें क्या पूछा है टोटल सबसेट नहीं पूछा है, हमें पूछा है सबसेट्स हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, 3 और मोर एलिमेंट्स, तो मैं 3 और मोर से आगे नहीं जा सकता, ये प्रोबेबिलिटी जैसा है थोड़ा कि अगर हमें बोल दिया कि ग्रेटर देन 1, तो हम ग्रेटर देन 1 नहीं करेंगे, 1 माइनस 0 वाला कर देंगे। इसी तरह से हम टोटल में से ग्रेटर देन 3 हमें बोला है, तो 1 हम क्या कर लेंगे जब 0 एलिमेंट्स हो। ठीक है, 0 एलिमेंट्स प्लस 1 एलिमेंट्स प्लस जब 2 एलिमेंट्स हो, ये 3 चीज़ें हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले सारे एलिमेंट्स। तो अब आप मुझे बताओ, टोटल तो है 256, 0 एलिमेंट्स वाले कितने होते हैं एक ही, क्योंकि हर सबसेट जब भी हम सबसेट फाइंड करते हैं तो हम पहला ही लिखते हैं वो एम्प्टी सेट, नल सेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट नल सेट, वो हम पहले लिखते हैं।
फिर सारे के सारे जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, तो 1 एलिमेंट्स, सिंगल एलिमेंट्स वाले कितने हो गए 8, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, टोटल 8 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएंगे सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है, सिंगलटन एलिमेंट्स। और प्लस 2 एलिमेंट्स वाले, तो टोटल 8 है हमारे पास, 8 एलिमेंट्स है, तो उसमें से कोई भी 2 हम सेलेक्ट करना है तो वो 8C2 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 8C2 वाले आ जाएंगे 2 वाले सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब कि सबसेट्स, ये हो जाएंगे सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स। तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8C2, मतलब कि 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट मीन्स कि 256 माइनस 9 माइनस 4 7 4 28, दैट विल गिव मी 219, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ माई करेक्ट ऑप्शन, 219। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगाए, पहले तो ए क्रॉस बी इस तरह से फाइंड किया, फिर नंबर ऑफ सबसेट इस तरह से फाइंड किया, फिर हमें पता था कि सबसेट में या तो 0 एलिमेंट होते हैं या तो 1 एलिमेंट होते हैं, कोई भी सबसेट हो, इस तरह से ही होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं बेसिक में जाऊँ, अगर मैं लेट्स से कि मेरे पास 2 सेट हैं ए बी और 1 2, तो अगर मैं इसका मतलब सबसेट में ए यहाँ के इसका सबसेट लिखता हूँ तो मैं कैसा लिखूँगा, पहले तो मैं लिखूँगा खुद क्या नल सेट, ठीक है, नल सेट आ गया मेरे लिए एक, फिर दैट होल सेट इटसेल्फ, ठीक है, फिर सिंगल एलिमेंट्स लिखूँगा, और फिर अगर आगे बढ़ के डबल एलिमेंट्स लिखूँगा तो यही खुद आ जाएगा, तो दैट्स इट। देखा 2 एलिमेंट्स है तो 2 क्रॉस 2 दैट इज़ 4 सबसेट में आना चाहिए, तो वो मुझे मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, नल सेट वाला, एक्चुअली दिस इज़ नल सेट, और फिर दैट होल सेट इटसेल्फ, और फिर सिंगल एलिमेंट्स। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे तो 8 था, तो पहले नल सेट मैंने सबसेट किया, फिर सिंगल सेट वाला सबसेट किया, और फिर 2 एलिमेंट्स हो वैसे वाले सबसेट सबस्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे सबसेट मिल जाएंगे जिसमें 3 और मोर एलिमेंट्स हो। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें बोला गया है कि इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर को प्लानर देन के कैन हैव वैल्यूज़, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि अगर लाइन्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है पहले, लाइन्स आर को प्लानर, जिन्होंने मेरा पूरा रैंक बूस्टर सीरीज़ देखा है उनको ये क्वेश्चन आएगा। इफ़ लाइन्स आर को प्लानर देन वी कैन से दैट, जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, वो क्या होगा 0। अब किस तरह से डिटर्मिनेंट लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि लेट्स से x माइनस a1 x माइनस x1 लिखता हूँ, चलो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन a1 प्लस सॉरी इज इक्वल टू y माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और एक और हमारे पास जो प्लेन है वो है सॉरी लाइन x माइनस x2 डिवाइडेड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई b2 एंड z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्लेन है। तो इसका हम जो डिटर्मिनेंट लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं x2 माइनस x1, क्या करते हैं हम x2 माइनस x1, या फिर हम चाहे तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। या तो x1 माइनस x2 लिखो, यहाँ x2 माइनस x1 लिखा है तो यहाँ y2 माइनस y1 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ z2 माइनस z1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 c1, और यहाँ पे आ जाएगा a2 b2 c2। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये लाइन्स क्या है, को प्लानर है। तो इस केस में ये किस तरह से हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 ये है x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और 0 को इक्वेट करूँगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। किस तरह से करूँगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरे लिए 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस k इज इक्वल टू सामने है 0, और यहाँ पे आ जाएगा k 2 1, ठीक है। तो
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे दे देगा 1 माइनस वन माइनस वन, 1 माइनस के, और ये दे देगा k21 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर। बहुत सिंपल है ये ओपन करना है, ठीक है। पूरा डिटर्मिनेंट का भी हमने कंप्लीट कोर्स सीख लिया है, तो ये तो आना ही चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा k इंटू के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स कि दो वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। टू वैल्यूज़ आई एम गोइंग टू गेट, वन इज़ k इज इक्वल टू 0 एंड अदर इज़ k इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो एग्जैक्टली टू वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 3 इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे बोला है इफ़ द वेक्टर ए बी 3i प्लस 4k कैप, ए सी 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप्स आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज वॉट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि सपोज़ के ये कोई पॉइंट है ए, इसका इस तरह से वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन अभी मैं सिर्फ ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये है वेक्टर सी, तो ये ए है, ये है ए बी वेक्टर, ठीक है। और ये है इस तरह से, ये है ए सी वेक्टर, या फिर इस तरह से भी दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे सी। डायरेक्शन की अभी बात नहीं करते हैं, ए बी ए सी है और ए कॉमन है दोनों में, और उसमें से एक मीडियन निकल रहा है, मीडियन थ्रू ए, तो उसका हमें लेंथ फाइंड करने को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो पहले हमें मीडियन थ्रू ए फाइंड करना होगा। तो मीडियन मतलब दोनों को इक्वली में डिवाइड करता है वो। तो मीडियन फाइंड करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, मीडियन थ्रू ए हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2 करके, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2 करके हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए बी मुझे दिया है 3i कैप प्लस 3k कैप, एक्चुअली इट्स 4k कैप, सॉरी, और देन प्लस लिखने के बाद 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4i कैप, देन माइनस j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। ये मुझे मिल गया है मीडियन वेक्टर। मीडियन वेक्टर मिल गया है, तो लेंथ फाइंड करनी है, तो इसका मोड कर लूँगा मैं, मोड ऑफ मीडियन वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर अगेन 16, सबको बताइए। तो 32 33 स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज़ माई फाइनल। बता देता हूँ क्या बोला गया है हमें। हमें पूछा है द रियल नंबर के, दिस के for which the equation 2x cube plus 3x plus k is equal to 0 has two distinct real roots in 0 to 1, ठीक है। two distinct real roots in 0 to 1 मतलब कि हमें बोला है f of x is equal to क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। ये हमें f of x बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, सोचो आप, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अगर मुझे रूट्स चाहिए, कोई भी इक्वेशन के अगर रूट्स चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पे उसका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो होना चाहिए 0। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इवेंचुअली, एक्चुअली ये क्यूब है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा, ये क्यूब है, 2x क्यूब है, देखो यहाँ पे 2x क्यूब है, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 6x स्क्वायर प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, मैं 0 करता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू -1/2, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं पा रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि इसका कोई भी रूट, डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि रूट एग्जिस्ट इसके नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस इज व्हाट। फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें आंसर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 0.7 प्लस 0.77
प्लस 0.777 प्लस अप टू, ठीक है, प्लस समथिंग, कितनी बार आएगा ये, 20 टाइम्स आएगा इस तरह से, क्योंकि 20 टर्म्स है इसलिए। ओके, ये लास्ट टर्म है, ये जो है वो 20 बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉमन मेथड फॉलो होता है। ये 0.7 दिया है, आगे फ्यूचर में आपको 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 कोई भी दे सकता है। एक कॉमन मेथड फॉलो होता है इसमें, ठीक है। वो मेथड क्या है कि पहले जो डिजिट हो कॉमन, वो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो वो मुझे क्या दे देगा, 0.1, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू प्लस 11111 इस तरह से देगा, ठीक है। अब इसको 10 के क्लोज लाने के लिए 9 से डिवाइड कर दो, तो 7/9 करता हूँ, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.9999 प्लस अप टू 0.9999। इसको मैंने ऐसा क्यों किया है, 1 से क्लोज लाने के लिए, क्योंकि अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9 इंटू 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू इस तरह से मैं लिखता हूँ 1 माइनस 0.20 बार 0 फिर 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7/9 है, 1 1 1 1 कितनी बार आएंगे, 20 टाइम्स आएंगे, ठीक है। 1 1 1 1 20 टाइम्स आएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 7/9 इंटू 20, पहले तो आ गया मेरे लिए 1 1 1 1 7 टाइम, 20 टाइम्स आएंगे, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स है। इस तरह से माइनस लिखने के बाद आएगा 0.1, 0.01, 0.001 इस तरह से, ठीक है। तो वो हमें मिल जाएगा माइनस लिखने के बाद 0.1 मतलब 1/10, देन 0.01 मतलब 1/10² प्लस 1/10³ प्लस अप टू कहाँ तक आएगा ये, 1/10⁻20 तक, इसलिए मैंने 1 फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर 20 लिख सकूँ, ठीक है। अब ये तो बच्चे बच्चे को बताइए, तो जीपी हो गया, तो इसको कैसे लिखते हैं, 7/9 20 माइनस, और जीपीबी क्या है, जीपी का एडिशन चाहिए 20 टर्म्स का, और जीपीबी तब है कि जब रेशियो, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है <<1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, समेशन का मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है, 1 बाय मतलब कि सॉरी ए इंटू 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, बेसिक फॉर्मूला है ये, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/9 तो है ही मेरे पास, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, यहाँ पे दे देगा 1/9 इंटू 10⁻20 - 1 डिवाइडेड बाय 10⁻20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 7/9 है, ठीक है, और यहाँ पे 1/9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7/81, यहाँ पे 180, ठीक है, माइनस लिखने के बाद यहाँ पे 180 आ गया, 180 माइनस लिखने के बाद अब इसको सेपरेट देता हूँ, 1 माइनस 1/10⁻20। आई होप सबको समझ में आया होगा। 10⁻20 को यहाँ पे सेपरेट दे दिया, एलसीएम लेके 9 को बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा 7/80, 81 तो है ही मेरे पास, इंटू 180 माइनस दिस। अब देखो 1/10⁻20 कितना बड़ा टर्म होगा यार, ये टर्म देखो कितना बड़ा है, ओ भाई इतना बड़ा टर्म 1 में है, तो ये तो अल्टीमेटली जीरो के आसपास ही वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट जीरो, तो इसको मैं जीरो कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 180 माइनस 1 दैट इज 179, ठीक है, 179। तो ये मेरे, मैं आंसर लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 10⁻⁻20 चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है पेपर में सिर्फ 10⁻20 को हटा देता है, क्योंकि 10⁻20 ऑलमोस्ट नियर इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, हाँ 10⁻20 के टर्म में ही दिया है, तो हमारे पास क्या है, बीच में प्लस वाला 7/81, बीच में प्लस वाला 7/81, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 3 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। 10⁻20 नहीं होता तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है दिस वन। ये अगेन फ्रॉम द लाइंस है, लाइंस वाले चैप्टर से है, ये शायद तक मैंने पहले भी करवाया हुआ है रैंक बूस्टर में, कोई नहीं फिर से करवा देता हूँ। हमें बोला है द रे ऑफ लाइट अलोंग x प्लस √3y इज इक्वल टू √3 गेट्स रिफ्लेक्टेड रीचिंग x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इज, ठीक है। मतलब कि इस तरह से ये x एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। यहाँ से एक ये लाइन आ रही है इस तरह से,
ओके, लाइन का इक्वेशन क्या बोला है, एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पहले स्लोप हम फाइंड कर देते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3 से डिवाइड भी कर देता हूँ, माइनस एक्स बाय √3। इसके साथ में अगर कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 - x/√3। तो मतलब कि कंपेयर करो तो स्लोप क्या है मेरे पास, -1/√3, ठीक है। स्लोप क्या है मेरे पास, -1/√3, -1/√3 नेगेटिव स्लोप है, इसलिए देखो ये एंगल आपको नेगेटिव बड़ा मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि एम स्लोप स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा कब नेगेटिव आता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और उसमें भी 1/√3 है, तो थीटा मुझे मिल जाएगा 150। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। देखो तो इसलिए ये बड़ा एंगल आ रहा है 150। अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, ये होगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। अब एक और चीज, कि जब रे एकदम प्लेन बेस से रिफ्लेक्ट होती है परपेंडिकुलर से, तो वो सेम एंगल बनाती है, ये हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट आई तो ये यहाँ से जब जाएगी इस तरह से, तब वो विद द हॉरिजॉन्टल ये सेम एंगल बनेगी, यहाँ जितना एंगल है वही इतना बनेगी, मतलब कि 30। मतलब कि अब मुझे एक चीज पता चल गया है कि अब मुझे ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है कि जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, दिस पॉइंट, एंड उसका स्लोप कितना हो, 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3, उसका स्लोप कितना हो 1/√3। ओके, स्लोप पता है। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, जब वहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब कि वाई एलिमेंट होगा जीरो, वाई जीरो रख दूं तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, √3, 0। पॉइंट पता है, लाइन पता है, बच्चे बच्चे को इक्वेशन पता है, फिर तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y-0 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x - √3। तो ये मुझे दे देगा √3y इज इक्वल टू x - √3 इज माई करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √3y इज इक्वल टू x - √3। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मैट्रिक्स वाला हमारा फुल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये सबको आना ही चाहिए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। देखो, नो सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन सबको पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी कि d इज इक्वल टू 0 एंड d1 एंड d2 नॉट इक्वल टू 0, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो अब डी d1 d2 क्या है वो भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। डी क्या है मैं बता देता हूँ, डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, मतलब कि k+1 8 k+3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा k+1 k+3, तो ये हो जाएगा k² +4k+3 - 8k, विच विल गिव मी k² -4k+3। तो वो मेरे लिए मुझे मिल जाएगा k-3 इंटू k-1, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, डी मिल गया, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे की दो वैल्यू मिल रही है, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं 2 आंसर करके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो d1 d2 है उसके लिए भी चेक करना है, क्योंकि अगर उसमें से कोई, इन दोनों में से कोई वैल्यू आ रही है उसमें भी, तो वो तो नॉन जीरो चाहिए, तो वो वैल्यू हमें यहाँ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, इसलिए ये कंडीशन मस्ट है चेक करना। तो d1 d2 क्या हो जाएगा, d1 कब मिलता है हमें, d1 मिलता है कि जब हम x का कोफिशिएंट छुपा देते हैं, d2 मिलता है जब y का कोफिशिएंट छुपा देते हैं। अगर नहीं पता ये कंडीशंस, जाओ हमारे प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का फुल कोर्स, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो d1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, d1 हो जाएगा 4k 8 3k-1 और k+3, ठीक है। चलो, तो ये मुझे दे देगा 4k² +12k-24k, और माइनस आ जाएगा 8, सॉरी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ओके। तो ये मुझे दे देगा 4k² -12k+8, तो ये मुझे दे देगा 4 इंटू k² -3k+2, तो ये मुझे दे देगा 4 इंटू k-2 इंटू k-1। देखो, अब ये कंपलसरी बोला है कि d1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो k नॉट इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू 1। देखो, एक एक वैल्यू एलिमिनेट हो गई यहीं पे,
तो अगर आपने 2 ऑप्शन मार्क किया होता तो आप यहीं पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 वो पॉसिबल नहीं होगा। अब k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हमें डेल्टा 2 के लिए भी चेक करना हो, शायद तक k इज इक्वल टू 3 भी ना पॉसिबल हो। एक्चुअली अब हमें जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला इधर इनफाइनाइट, जीरो तो बोला ही नहीं है कि जीरो वैल्यूज होगी। तो हमें अब पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा करेक्ट आंसर होना है। एक ऑप्शन तो एक वैल्यू तो मुझे मिल ही रही है, दैट इज k इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू तो मुझे हमेशा मिलेगी। तो यहाँ से हम स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम चेक तो कर ही लेते हैं। चलो, तो D2 हो जाएगा। D2 के लिए कब मिलता है हम, D2 मिलता है जब y का कोफिशिएंट हम छुपा देते हैं। तो y का कोफिशिएंट छुपाऊंगा तब मुझे मिल जाएगा k+1 और 4k, k और 3k-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दे देगा 3k² प्लस 2k-1 माइनस 4k²। तो ये दे देगा मुझे -k² प्लस 2k-1। ओके, सो ये दे देगा -k-1 का होल स्क्वायर। अब ये अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि k नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो ये तो सेम ही है इन दोनों के जैसा, मतलब कि अगेन जो प्रूव हो गया हमारा कि ये इक्वेशन नहीं आ रहा है सिर्फ, k इज इक्वल टू 3 वैल्यू तो हमारी बन रही है। तो एक वैल्यू तो हमारा बन ही रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, जो 2013 का 10th क्वेश्चन था उस पे। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन a जेम b जेम c इज इन विच रेशियो। रेशियो पूछा गया है, ठीक है। अब इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, ये हो जाएगा, इसका डी हम देखते हैं। तो वो डी डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा b² माइनस 4ac, दैट इज b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, 4 - 12 मतलब कि -8, मतलब कि लेस देन 0। ओ माय गॉड, लेस देन 0 मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तब हमें एक चीज पता होती है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तब जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्जुगेट में मिलते हैं, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आता है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, मतलब दो ही इक्वेशन आएंगे, दो ही आंसर आएंगे, दो ही रूट्स आएंगे, और वो दो रूट कंपलसरी क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। वो दो रूट क्या होंगे एक दूसरे के, बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट। और अगर हमें वो दोनों के दोनों रूट्स कॉमन चाहिए तो बट ऑब्वियसली उनका जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर सेम रूट चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट ही आ रहा है, तो अगर सेम चाहिए तो a/1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b/2 इज इक्वल टू c/3। मतलब कि a जेम b जेम c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a जेम b जेम c होना चाहिए 1 जेम 2 जेम 3। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया था। और मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो 10th वाला क्वेश्चन है वो एक बार फिर से समझाना, तो मैं आज पहले वो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज़ हमें बोली गई थी कि ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक दूसरा इक्वेशन दिया है। वो भी बोल दिया है कि दोनों का बोथ हैव अ कॉमन रूट्स, ठीक है। कॉमन रूट बोला है, रूट्स नहीं बोला है, अ कॉमन रूट, अ कॉमन रूट, दैट मीन्स अ सिंगल रूट इज कॉमन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल रूट इज कॉमन। यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा बोला है कि एक सिंगल रूट कॉमन है, ध्यान से समझना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होते हैं, दो रूट्स होते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने इसका डी डिस्क्रिमिनेंट निकाला तब मुझे मिला b² माइनस 4ac, जब मैंने किया तब मुझे मिला 4 - 4 × 1 × 3, दैट मीन्स ये मुझे मिला लेस देन 0। मतलब कि ये मुझे पता चला कि ये तो भैया है कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये दोनों, ठीक है। अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करते हैं तब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पैर में आते हैं, वो कॉन्जुगेट में आते हैं, तो ठीक है। तो अब एक चीज हमें पता है कि सपोज के इसका एक रूट है x प्लस आयोटा y और उसका कॉन्जुगेट हमें मिल रहा है x माइनस आयोटा y। अब इसमें से कोई भी रूट आप ले सकते हो, वो इसके साथ कॉमन रूट है, ठीक है, क्योंकि अ सिंगल बोला है, एक कॉमन रूट है। तो वो सपोज के हम ले लेते हैं ये वाला। अगर मैं ये वाला रूट ले लाऊं इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c के लिए, ठीक है, मैं ये वाला रूट ले लाऊं सपोज कि ये वाला, तो बट ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पैर में ही आएगा, तो दूसरा रूट भी इसका क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं x प्लस आयोटा y लूंगा तो उसके साथ पैर में ये आ ही जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पैर में आते हैं, तो ये दोनों पैर में ही आएंगे। मतलब कि यहाँ पे भले ही असिंगल रूट लिखा हो लेकिन एक्चुअली में दोनों के दोनों रूट कॉमन होने हैं। मतलब कि भैया
ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, दोनों रूट कॉमन ही है। अब ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगर दो इक्वेशन के रूट्स कॉमन है तो बट ऑब्वियसली उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है और उसके दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो दोनों साइड जीरो है, सब जगह बीच में प्लस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। तो बट वैसी चीज है कि जो कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे वो सेम होने चाहिए। मतलब कि ए जेम 1 इज इक्वल टू बी जेम 2 इज इक्वल टू सी जेम 3। सेम नहीं होना चाहिए लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सपोज के मैं इसका दुगना रेशियो लेता हूँ, सपोज के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 4 एंड 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से, इसलिए रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये आंसर टिक किया था ए। तो जिस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था आई होप उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और उसका ऑप्शन मैंने आपको बोला था कि आप मुझे सही आंसर बताना। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5, -2। चलो आई होप सबने सही आंसर मुझे दिया होगा। अब स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है, 1, -2 कहाँ है, सॉरी अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, चलो लाइन लेके ही। तो ये मेरे पास एक जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक सिस्टम आ गया, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, और अब मुझे बोला है कि यहाँ पे 1, -2 मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, और दैट टच एक्स एक्सिस एट 3, 0 मतलब यहाँ पे सपोज कहीं पे है 3, 0, और कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ से टच होके मेरा एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से दिस इज माई सर्कल। ओके, और ये कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है जो दिया है 1, -2। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये हमें क्लियरली पता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि कोई भी अगर हमें सर्कल दिया हो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम किस तरह से लिख सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, कि हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये 3, 0 पे। जब एक्स एक्सिस को कोई इक्वेशन सर्कल टच करता है तब हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं 3, 0 पे है x-3 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 y1 है जहां पे ये टच कर रहा है 3, 0। ठीक है, प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच है तो प्लस मैंने लैम्डा वाई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें पता चल गया है ऑल्सो। और यहाँ पे हमें बोला है कि इट पासेस थ्रू 1, -2, तो ये इक्वेशन जो जनरलाइज इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इट पासेस थ्रू 1, -2, तो मैं x और y की जगह 1 और -2 पुट कर देता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ तो 1, -3 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू -2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 4। जब लैम्डा इज इक्वल टू 4 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तब मुझे मिलता है x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। ये मुझे मेरा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन सर्कल का मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सारे के सारे पॉइंट्स है उसमें से जो भी मुझे पॉइंट लगे वो मुझे यहाँ पे पुट करना है, जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट करूंगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट पुट करूंगा, और मेरा सी पॉइंट जो है 5, -2 वो मेरा सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर 5, -2। आई होप सबको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो क्वेश्चन है, कहाँ गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन। हमें बोला है एक्स वाई जेड आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड आर आल्सो इन एपी, देन इसमें से कौन सा सही है। मतलब कि एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन एपी, तो एपी में हमारे पास कंडीशन क्या है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। चलो बहुत सही है। अगेन tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड, दे आर ऑल्सो इन एपी। एपी में हमारे पास कंडीशन क्या है 2 ऑफ tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब 2 tan इनवर्स वाई, 2 tan इनवर्स वाई का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। किस तरह से हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वाई को, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है, और फिर जो tan इनवर्स का एडिशन का फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस वाई दैट इज 2y, 1 माइनस वाई इंटू वाई दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस जेड एंड 1 माइनस एक्स इंटू जेड। ठीक है, अब दोनों साइड tan इनवर्स ही है तो tan इनवर्स एक दूसरे को
कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 - y² इज इक्वल टू x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 - x z। अब ध्यान से देखना 2y, ओ माय गॉड यहाँ पे क्या है 2y है, 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 2y है x प्लस जेड, तो मैं क्या लिखता हूँ 2y को मैं लिखता हूँ x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 - y² इज इक्वल टू x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 - xz। तो अब ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 1 - y² इज इक्वल टू 1 - xz। दैट इम्प्लाइज कि y² इज इक्वल टू xz, y² इज इक्वल टू xz। ठीक है, और y² इज इक्वल टू xz आ सकता है। ठीक है, कई बच्चे ये वाली मिस्टेक्स कर देते हैं, y² इज इक्वल टू xz आ जाएगा, और मेरे पास एक और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, एक और चीज़ मेरे पास हो सकती है कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ ऐसे कैंसिल ही नहीं कर सकते क्योंकि एपी में है, एपी में डायरेक्ट जीरो भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट विल बी हैपन इफ एनी ऑफ दिस वैल्यू, इस तरह से वैल्यू क्रिएट हुई कि ये 1 ये -1 हुआ। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो से तो भी इक्वेट हो जाएगा। तो एक्चुअली में लीगली में हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स प्लस जेड को कॉमन लेना पड़ेगा, और फिर हम लिख सकते हैं 1/1 - y² एंड देन -1/1 - xz। ठीक है, और ये दोनों जीरो होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन जब जीरो है तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, ये जीरो होगा तब हमें मिलेगा y² इज इक्वल टू xz, और अगर ये जीरो होगा तो हमें मिलेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस जेड जीरो है, देखना ध्यान से देखना, x प्लस जेड जीरो है, x प्लस जेड जीरो, x प्लस जेड जीरो है, तो y भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमें पता है 2y इज इक्वल टू क्या है x प्लस जेड, मतलब तो x प्लस जेड भी जीरो, y भी जीरो। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो। ठीक है, मतलब कि जो x y z है वो तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों को एक्चुअली देना चाहिए था कि एक्स जेड नॉट इक्वल टू 1 है, इन लोगों ने दिया नहीं है, बट हाउएवर इनको देना चाहिए था, वरना हमारे पास वो भी एक ऑप्शन हो सकता था कि ये जो है ये किसकी कंडीशन है, ये जीपी की कंडीशन है, तो एक्स वाई जेड जीपी में हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार टफ होते हैं, कई बार इजी होते हैं, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी नेगेशन क्यू। ठीक है, इस तरह से फॉलेसी मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है, सारे के सारे इसमें फॉल्स आएंगे, और ये है ट्यूटोलॉजी मतलब के सारे स्टेटमेंट इसमें ट्रू आएंगे। ठीक है, तो अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये सबसे सिंपल मेथड है और मैं वही फॉलो करता हूँ। पी क्यू नेगेटिव पी या नेगेशन पी आप बोल सकते हो, नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू, और देन आ जाएगा नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और फिर ये फाइनल आउटपुट जो हमारा है कि पी नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी नेगेशन क्यू। ठीक है, ये हमारा टेबल बन जाएगा इस तरह से। ओके चलो, यही मेथड सबसे इजी है और ये कंफर्टेबल भी है, इसमें टाइम जरा सारा सा भी नहीं लगता है। ठीक है, अब आप देखो, पी में हम लिखते हैं हमेशा टी टी एफ एफ, और दूसरे में लिखते हैं हम टी एफ टी एफ। ठीक है, यही कॉमन मेथड है क्योंकि इसमें चारों के चारों पैर कवर अप हो जाते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, जो चार ऑप्शन है वो यहाँ पे कवर हो गए। अब आप बताओ, ये नेगेशन पी है, मतलब इसका पूरा जो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू। चलो ये भी हो गया। अब पी एंड नेगेशन क्यू बोला है, पी एंड नेगेशन क्यू, पी एफ, पी एंड एफ, पी एंड एफ है तो एफ ही आएगा क्योंकि एंड है ये, दिस इज एंड ऑपरेशन। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर एक भी कोई फॉल्स है तो भी फॉल्स ही आएगा। ट्रू तभी आएगा जब एंड में, तभी ट्रू आता है जब दोनों ट्रू हो, ट्रू एंड ट्रू तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हर टाइम हमें फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे है ट्रू ट्रू तो क्या मिल जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा, बट ऑब्वियसली फॉल्स ट्रू तो भी फॉल्स आएगा। नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, मतलब टी एफ हमें दे देगा, टी एफ क्या है, टी एफ हमें दे देगा एफ, देन अगेन एफ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टी 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 आ जाएगा, और यहाँ पे एफ टी एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अब
इन दोनों के बीच में भी एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड ऑपरेशन मतलब यहाँ से एंड ऑपरेशन लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एफ 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 हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा और ये भी एफ हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं एफ, मतलब कि इट इज फॉलेसी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज, सेम तरीके से हमें ये वाला भी स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से हम ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डबल इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ये एक्चुअली ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, सबको पता है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, मतलब 1 और 2 में से ही हमारा एक आंसर पॉसिबल है। लेकिन 1 और 2 में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या 2 इसका करेक्ट रीजन है या नहीं, वो यहाँ पे चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू ही होना है। ठीक है, दिस आर एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। क्या है ये, ठीक है, P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q, नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, अब ये जो है दिस इज नथिंग बट P इम्प्लाइज Q। ठीक है, हम चेक करेंगे ट्रू फॉल्स है तो यही आएगा। और ये जो है दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो स्टेटमेंट ट्रू इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये ट्यूटोलॉजी है और ये हमेशा सत्य होने वाली है, ये हमेशा ट्रूथ होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस पे से इन्फर करके यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे पाएगा क्योंकि ये इंप्लाइज वाला है, यहाँ पे इंप्लाइज की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ से यहाँ जा पाना इम्पॉसिबल होगा। सो इसीलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अगर हम 2 से 1 पे जा पाए तब हम बोल सकते हैं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ से हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों सही है। आई होप सबको ये समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पहले भी कराया हुआ है जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तब। नॉर्मल जिन लोगों ने मेरा डिफाइनेट इंटीग्रेशन का फुल कोर्स देखा उनको पता है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन स्टिल वी विल डू इट अगेन। यहाँ पे बोला है if integration f of x dx is equal to sin x then integration x raised to 5 f of x cube dx is equal to what। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब है तो मेरा टेम्पटेशन ये बढ़ जाता है कि मैं इसको t एज्यूम करूँ। अगर मैं इसको t एज्यूम करता हूँ तो x क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं t एज्यूम करता हूँ तो मुझे दिखता है कि 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt है, और dt है तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3, और वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे x रेज़ टू 5 है तो इसको मैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, x स्क्वायर dx को मैं dt बाई 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, आई है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब ये मैंने एज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब एक्स क्यूब की जगह मैं लिखूंगा टी, यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ ऑफ टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिखूंगा डी टी बाई 3। तो अल्टीमेटली ये मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा 1/3 टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, 1/3 टी एफ ऑफ टी डी टी। अब बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा तो ये हो जाएगा टी एफ ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ फंक्शन था, फंक्शन की जगह मैंने जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन में इसका एफ ऑफ टी का डी टी का एफ ऑफ डी इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन आएगा टी कॉमन एफ ऑफ टी डी टी, तो उसकी जगह साइन टी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए यार इतना तो, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स साइन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/3। अब टी की जगह एक्स क्यूब पुट कर दो, एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें, प्लस सी तो आना ही है। और अब लास्ट में मैं ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज माई फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट वाला है, लिमिट के भैया हमारा फुल कोर्स इतना अच्छा पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे अप्रोच करना है ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x
3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टेन एक्स, एक्स टेन 4x है। चलिए अब ध्यान से समझना, यहाँ पे cos 2x है, cos x है, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो नीचे तो जीरो हो ही रहा है, यहाँ पे भी वन, ये वन आएगा तो वन माइनस वन जीरो होगा, ऊपर नीचे जीरो हो रहा है। एल हॉस्पिटल रूल हमेशा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मैंने बताया है कि हर बार एल हॉस्पिटल से जाने का फायदा नहीं है, अगर आप स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है। यहाँ पे मैं स्मार्टली सॉल्व करूंगा, कैसे चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक काम कि लिमिट, यहाँ पे टेन फोर एक्स है तो मुझे एक चीज़ पता है कि टेन जब होता है तो टेन फोर एक्स, और यहाँ पे भी मैंने ऊपर फोर एक्स लिख दिया, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फोर एक्स अपॉन टेन फोर एक्स वो हो जाएगा वन। अब यहाँ ऊपर फोर एक्स लिखा तो नीचे फोर एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके, नीचे ऑलरेडी एक एक्स था देखो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। वन माइनस कॉस टू एक्स, उसको हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एंगल हाफ, तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर एंगल हाफ। और थ्री प्लस कॉस एक्स तो है ही मेरे पास, थ्री प्लस कॉस एक्स से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही आना है, तो उसको तो मैं अभी भी चाहूँ तो वैल्यू पुट करके बाहर ले सकता हूँ। चलिए, तो अब ये बंदा हो गया मेरा वन, ये हो गया मेरा वन, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन इंटू, देखो यहाँ पे भी मैं लिमिट पुट करके वैल्यू रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री प्लस कॉस जीरो वन हो जाएगा, थ्री प्लस वन दैट इज फोर हो जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या है, ये हो गया सॉल्व, यहाँ पे ये फोर बचा है, यहाँ पे टू, तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा पहले तो, वन बाई टू इंटू यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वो भी वन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वन इंटू फोर इंटू वन बाई टू इंटू वन, दैट इज टू, विच इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये मेरा, फोर, ऑप्शन नंबर फोर, टू इज माई करेक्ट आंसर। चलिए, ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर दिया है। एक्चुअली ये तो एक सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बोलूंगा कि ये तो ओरल क्वेश्चन है। कैसे आप बोलोगे सर, देखो ये देख लो स्टेटमेंट टू देखो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। और ये तो सही है, स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू, ये साबित हो गया। स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये साबित हो गया पहली चीज। अब बात रही स्टेटमेंट वन की, तो अब देखो पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तब मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर आता है b माइनस ए बाई टू, या फिर मैं बोलूँ b माइनस ए बाई टू, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे b क्या है, पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स बाई टू, दैट मीन्स की पाई बाय सिक्स बाई टू, दैट मीन्स की पाई बाय ट्वेल्व। इसका करेक्ट आंसर आना है पाई बाय ट्वेल्व, यहाँ पे दिया पाई बाय सिक्स, तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर सच क्वेश्चंस। कोई नहीं, हम लीगल मेथड से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। हमें बोला है कि पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको बताया हुआ है कि जब दोनों लिमिट्स दी हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम x की जगह पे लिखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हम लिखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स लिखूंगा, तो a प्लस बी पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स पाई बाय टू माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन पाई बाय टू माइनस एक्स। टेन पाई बाय टू माइनस एक्स बच्चे बच्चे को बताया, वो हो जाता है पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाता है कॉट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को मैं क्या लिखूंगा पता है, कॉट एक्स को मैं लिखूंगा, ये है मेरा इक्वेशन वन, कॉट एक्स को मैं लिखूंगा वन अपॉन टेन एक्स, और फिर एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रूट टेन एक्स अपॉन वन प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वन अपॉन टेन एक्स लिखा और एलसीएम लिया है, ये इक्वेशन टू हो गया। इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दो, ये भी आई है मेरे लिए और ये भी आई है मेरे लिए, दोनों को दोनों साइड ऐड कर दो, आई प्लस आई टू आई, ठीक है। लिमिट तो सेम रहेगी, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। और यहाँ पे क्या है देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वन प्लस रूट टेन एक्स नीचे आएगा दोनों में, ऊपर है यहाँ पे वन, यहाँ पे है रूट टेन एक्स, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस रूट टेन एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही था वन प्लस रूट टेन एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री
1 dx, दैट मीन्स की x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो ये मुझे दे देगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, दैट मीन्स की 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6, दैट मीन्स की i इज इक्वल टू पाई बाय 12। ये हो गया हमारा ऑफिशियली प्रूव। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी मैंने शायद तक सॉल्व करवा, ये शायद तक नहीं, डेफिनेटली सॉल्व करवाया हुआ है मैंने। ये है हमारा ये मैंने करवाया था जब हम रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे थे। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, मैं बोलूंगा जाओ देखो। उसमें मैंने 50 वीडियो लिए हैं, ठीक है, रैंक बूस्टर क्वेश्चन इसमें 50 वीडियो है, प्लस बहुत सारे 4-5 वीडियो ऐसे डाले जो मैंने फुल कोर्स लिए उसका कलेक्शन भी है। 50 वीडियो में कम से कम मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन लिए हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेडबल एडवांस के हैं, ठीक है, कई कई जेडबल मेंस के भी लिए। यहाँ पे बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एंड हैविंग अ सेंटर 0,3। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें चाहिए दो चीजें, हमेशा बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। दो चीजें चाहिए अगर हमें सर्कल चाहिए तो, एक चाहिए हमें सेंटर, और दूसरा हमें चाहिए रेडियस, ठीक है। अब भगवान ने हमें दिया हुआ है सेंटर, 0,3 भगवान ने हमें दिया हुआ है, तो सेंटर हमारे पास है, रेडियस हमारे पास नहीं है। तो हमारा काम है इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस फाइंड करना। चलिए अब इसके एक मैं अच्छा सा फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये यहाँ पे बोला गया है कि एक ये एलिप्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा ये एलिप्स, क्योंकि एक्स एक्सिस बड़ा है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे होगा 4, ये होगा मेरे लिए 4, ए इज इक्वल टू 4 है, और बी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और इसी तरह से हमें पता है कि ई एसेंट्रिसिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज 9/16, दैट मीन्स कि ई मेरे लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/4। जो फोकाई होते हैं यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए हमें, इज प्लस और माइनस ए ई कोमा जीरो, प्लस और माइनस ए ई कोमा जीरो। तो फोकाई मेरे लिए हो जाएंगे प्लस और माइनस ए मतलब 4 √7/4 कॉमा जीरो, दैट मीन्स कि फोकाई मेरे लिए हो जाएंगे प्लस और माइनस √7,0। तो यहाँ पे आएगा √7,0 और यहाँ पे आएगा माइनस √7,0, ठीक है। और हमें बोला गया है सेंटर, सेंटर कहाँ पे है सर्कल का, सेंटर है 0,3 पे। भैया 0,3 कहाँ आएगा आप बताओ मुझे, सेंटर कहाँ है पता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे इलिप्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, वो भी तो 3 ही है ना, क्योंकि आप देखो यार, यहाँ पे देखो ये है 9, तो मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब यहाँ पे भी 0,3 है, और वहीं पे सेंटर है। तो ये इस तरह से बनेगा सर्कल हमारा, हमारा सर्कल बनेगा इस तरह से, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सर्कल हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है एक चीज, दैट इज रेडियस। एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, एक्चुअली मैंने गलत ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर मुझे दिया हुआ है, लेकिन मुझे रेडियस तो पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जज नहीं कर सकता कि यहाँ पे टच करेगा इस 0,0 को, ठीक है। तो मुझे अभी पता नहीं है, तो मुझे एक्चुअली बड़ा ड्रॉ करना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वॉट एवर इट कैन बी, मुझे अभी ये नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं टच करवाऊंगा तो वो गलत आपको इंडिकेशन जाएगा। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि वो चीज कौन सी है कि वो जो है सर्कल, अगेन वो जो सर्कल है वो इन दोनों फोकाई में से पास हो रहा है, वो मुझे बोला गया देखो कि वो दोनों सर्कल किस में से, फोकाई में से पास हो रहा है, और सेंटर क्या है 0,3। तो अब फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दोनों फोकाई में से पास हो रहा है, तो मुझे पास करवाना ही पड़ेगा, भले ही आपको सर्कल ना दिख रहा हो, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। ये पास हो गया, और सेंटर मुझे पता है 0,3, ठीक है। तो मुझे अब ये पॉइंट पता है कि जहां से वो सेंटर पास हो रहा है, मुझे सेंटर भी पता है, तो ये जो है ये मुझे रेडियस दे देगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मुझे दे देगा रेडियस, क्योंकि जब सेंटर पता हो और सर्कल पे पॉइंट पता हो तब हमें रेडियस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे लिए रूट माइनस √7 - 0 मतलब का होल स्क्वायर मतलब 7, 0 - 3 का होल स्क्वायर मतलब कि 9 मतलब कि 16, आर मेरे लिए हो जाएगा 4, ठीक है, पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो आर मेरे लिए हो जाएगा 4। अब मुझे रेडियस भी पता चल गया है, रेडियस मुझे पता चल गया है 4, मुझे सेंटर भी पता है, मुझे रेडियस भी पता है, ठीक है। तो मेरे लिए सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये है मेरा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाला। A multiple choice examination has 5 questions. 5 क्वेश्चन है। Each question has 3 alternative answers of which exactly one is correct. ठीक है, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर, मतलब कि एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी एंड सी, और उसमें से एक हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि बच्चे का आंसर सही हो, ट्रू ट्रू आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 क्योंकि एक ही सही है, और रॉन्ग आंसर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। ठीक है, the probability that a student will get 4 or more correct answer just by guessing is 4 or more correct answer just by guessing 4 or more। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमें पता है कि P हमारे लिए है 1/3 क्योंकि हमें ट्रू आंसर चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब ट्रू, और Q उसका हो जाएगा 1 - P होता है वो हमेशा ट्रू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, हमें बोला गया है 4 और मोर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी पता है, NCR Q रेस टू R, सॉरी Q रेस टू नहीं, P रेस टू R Q रेस टू N - R, ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं लूंगा R की जगह पे 4 और सेकेंड टाइम मैं लूंगा R की जगह पे 5 क्योंकि मुझे बोला है 4 और मोर। R है हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस, करेक्ट होने चाहिए वो, सिंपल है। तो दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5C4 क्योंकि N क्या है 4 है, देन P रेस टू R Q रेस टू N - R मतलब कि 5 - 4 दैट इज 1 प्लस 5C5 1/3 की 5 एंड 2/3 5 - 5 मतलब 0। तो ये मुझे अल्टीमेटली दे देगा 5 × 2/3 प्लस ये मुझे देगा 1/3 तो ये मुझे दे देगा 11/3 इज माई करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर मेरा सही हो गया? 11/3 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, तो ये हमारा है 19th नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दैट हैज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एज 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, अब मैं पहले जो कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट्स के ऑफ इट्स साइड उसको मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक है 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1, फिर 1 1 बोला है तो 1 1 इस तरह यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 1, और दूसरा है 1 0 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब आप सोचो कि ये मिड पॉइंट्स है तो ट्राइंगल कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे, ये किसी एक साइड का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो लेंथ मतलब किस तरह से आएगी वो साइड, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। इस तरह से आएगी, देखो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक मिड पॉइंट है तो ये एक हाफ पार्ट और यहाँ पे ऊपर एक हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, और ये भी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ये एक हाफ पार्ट हो गया और ये एक दूसरा हाफ पार्ट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये रियल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और इस ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ ABC, जिसका मुझे इन सेंटर फाइंड करना है। मुझे किसका एक्चुअली इन सेंटर फाइंड करना है? ABC का। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बट ऑब्वियसली 2,0, ये तो है ओरिजिन 0,0 और ये है 0,2। तो हमें जो हमारा ट्राइंगल था उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब इन सेंटर के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या है पहले तो मैं वो बता देता हूँ जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो, कि इफ वी हैव सच, ये इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरह से एक ट्राइंगल, और यहाँ पे ये इन सेंटर है उसका, उसको मैं बोल देता हूँ P x, y। और अगर ये ट्राइंगल है मेरा ABC, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से ABC गिवन है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, सपोज कि ये साइड्स की जो लेंथ है वो है AB BC एंड AC, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पता है आपको? x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है मेरे पास AB इंटू x1 प्लस BC इंटू x2 प्लस AC इंटू x3 डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, दिस इज द रियल फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह से सोचने जाए तो यहाँ पे मुझे आप बताओ,
यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन ए बी, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मेरे लिए हो जाएगा 2 लेंथ, बी सी मेरे लिए हो जाएगा अगेन 2, ये 2 तो ये हो जाएगा ए सी 2√2, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता है, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस 2√2 × 0 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2√2, तो ये मुझे दे देगा फाइनली, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4/4 + 2√2, 4/4 + 2√2, ठीक है। तो ये मुझे फाइनली दे देगा, अगेन ये आ जाएगा 4/4 + 2√2, तो ये हो जाएगा 2/2 + √2। तो ये ऑप्शन तो एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है कि दिया है इन लोगों ने, हाँ, तो कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 - √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मुझे दे देगा 2 - √2 × 2, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2 - √2 2 + 2√2, तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो अगेन 2 आएगा, 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - √2। आई होप सबको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन है बायोनोमियल सीरीज का, बायोनोमियल एक्सपेंशन का। ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज में करवाया हुआ है, तो आप सबको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब आप देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बायोनोमियल में कभी भी आप इस तरह से जो गंदा फॉर्म है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमें पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि कांस्टेंट टर्म, कुछ भी पूछा हो पहले उसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मुझे यहाँ पे x - 1 दिख रहा है, यहाँ x - √x दिख रहा है, तो x - 1 है, नीचे x - √x है, तो मैं नीचे से √x कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 1, नीचे से √x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा √x - 1, ठीक है। अब ऊपर x - 1 है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ √x - 1 इंटू √x+1, लिख सकता हूँ a - b a+b² - b², यहाँ पे है √x और ये है √x-1, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, √x+1 अपॉन √x, तो ये दे देगा मुझे 1 + x⁻⁻1/2। ये मैंने कर लिया द बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि 2/3 1/3 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर है x+1, तो मैं x+1 को क्या लिख सकता हूँ, x⁻⁻³ की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो गया a³ प्लस b³, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये हो गया x+1 की जगह पे, डिवाइडेड बाय, मुझे ये तो दिया ही हुआ है 1, ये भी एक दूसरे को मार डालेंगे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली बचेगा x⁻⁻³ प्लस 1, ठीक है। इसका भी पॉसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, वो भी मैंने निकाल लिया। अब दोनों को मैं पुट करता हूँ और फिर मेरा आंसर आ जाएगा एकदम इजीली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x⁻⁻³ प्लस 1, और दूसरे का मुझे मिला था सिंप्लीफिकेशन 1 + x⁻⁻1/2, और उसकी भी पावर 10 तो है ही, तो ये 1 1 एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली आ जाएगा x⁻⁻1/3 माइनस लिखने के बाद x⁻⁻1/2, और उसकी भी पावर है 10। अब तो ये a है, ये b है और ये n है, तो जो tr+1th टर्म है उसका भी फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है। tr+1th टर्म का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10cr, n ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁻1/3 इंटू 10 - r, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x⁻⁻1/2 टू दी पावर r, तो ये मुझे दे देगा 10cr x टू दी पावर 10 - r/3, 10 - r/3 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा -1 टू दी आर है, ठीक है, -1 टू दी आर, वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, और ये दे देगा मुझे x टू दी पावर -r/2, x टू दी पावर -r/2। अब ये x है, ये x है, बेस सेम है, तो पावर का मैं एडिशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 10cr -1 टू दी पावर r, और यहाँ पे दे देगा x 10 - r/3 -r/2, ठीक है। इसका और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे इतना बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो, तो ये जो पावर है दिस पावर, ध्यान से देखना दिस पावर, उसको मैं लिख लेता हूँ जीरो, तो ये क्या है मेरे लिए
10 माइनस आर बाय 3, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस आर बाय 2, माइनस क्या है आर बाय 2, एक्चुअली ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस है आर बाई टू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो ये हो दे देगा 10 - r/3 इज इक्वल टू r/2। दैट एम्प्लाइज कि यहाँ से मुझे मिलेगा 20 - 2r इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5r इज इक्वल टू 20, तो r इज इक्वल टू 4 मुझे यहाँ पे मिल गया है। r इज इक्वल टू 4 पे x नाकाम हो जाता है, x की वैल्यू x टू दी पावर 0 आ जाता है, मतलब कांस्टेंट टर्म आता है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है, उसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन कलर से, चलो आपके लिए, ये वाला, ये वाला, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करना है मुझे आर की वैल्यू 4। तो यहाँ पे मैं अगर आर की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 10c4 -1 टू दी पावर 4, तो ये मुझे दे देगा -1 की 4 तो 1 ही हो जाएगा, 10c4 दैट इज 210 इज माय फाइनल आंसर। कमेंट में इसका दिया ऑप्शन होगा। नंबर, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व में से। बोला गया है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज अ लाइन एक्स एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले जब भी एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात आती है, तब हमारा फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी हो जाता है। पहला हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये है पैराबोला। तो पैराबोला के लिए हम कैसे करते हैं, पहले मैं एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन, ओके। और ये एक यहाँ से ऐसे इस तरह से, ठीक है, चलो। और अब ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दिस इज पैराबोला लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। फिर बोला है 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इस ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू मिलेगा -3/2, -3/2। और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे x मिलेगा 3, ठीक है। तो x 3 के यहाँ कहीं पे होगा, 3 यहाँ कहीं पे होगा, और y इज इक्वल टू -3/2 यहाँ कहीं पे होगा। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट कलर से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये इस तरह से जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी, ओके। चलो ये हो गया, और ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कहीं पे दोनों टच करेंगे, ओके। अब आ, और बोला है एक्स एक्सिस मतलब कि ये, एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, देखो कॉमन पोर्शन तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला, लेकिन वो हमें नहीं पूछा है, सिर्फ ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, तो उसको मैं पहले शेड कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है, ओके, ठीक है। देखिए ये एरिया मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएबल होगा यहाँ पे एक्स, तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ इस तरह से ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला पैराबोला, उसका एरिया मतलब ये टोटल एरिया आ जाएगा, माइनस में कर दूंगा ये लाइन वाला एरिया, तो इतना एरिया जो आएगा वो माइनस हो जाएगा, तो इतना एरिया मुझे मिल जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये मुझे पॉइंट पता है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये है 0 0, और कहाँ तक जाना है यहाँ तक, तो ये कौन सा पॉइंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दूंगा, ओके। तो अब हमें इन दोनों जो कर्व है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज मैं क्या करूँगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा सिंपली, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसका रूट्स निकालूंगा तो मुझे मिल जाएंगे y इज इक्वल टू -1 एंड 3, ठीक है। तो -1 तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तो वो हमें नहीं फाइंड करना है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इस साइड जहाँ पे टच कर रहा होगा वो होगा। हमें हमारा पॉइंट आ जाएगा y इज इक्वल टू, एक्चुअली में आ जाएगा हमारा 3। तो y इज इक्वल टू 3 हमारा ये वाला पॉइंट है, सो ये आएगा y कोऑर्डिनेट 3। इसी तरह से तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इफ y इज इक्वल टू 3 देन x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा 9, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो ये जो पॉइंट है ये मुझे मिल जाएगा 9,3, ठीक है, 9,3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब एकदम क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 0 से 9 तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा पहले पैराबोला का,
और फिर माइनस करूँगा मैं 3 से, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 3,0 3 से 9 तक का एक्स वाला जो पार्ट होगा वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ यही है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं पहले क्या करूँगा, देखो मैं पहले करूँगा 0 से 9 वाई डी एक्स माइनस 3 से 9 वाई डी एक्स। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पैराबोला वाला। 0 से 9 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0 से 9 में है पैराबोला। यहाँ से 3 से 9 क्यों लिखा, तो 3 से 9 में ही लाइन है। सबसेट क्यों किया, क्योंकि ये इतना मुझे सबसेट करना है, तभी मुझे इतना एरिया मिल जाएगा, शेडेड एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 से 9, ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है। यहाँ पे 3 से 9 वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई है एक्स माइनस 3/2, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, और अब मैं इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर दूंगा, एक्स इज टू 3/2 अपॉन 3/2, सबसे ईजी इंटीग्रेशन, सबसे ईजी है। जो आगे का स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है। माइनस लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 तो था ही, 3 to 9। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो 9 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। 9 है, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि टी एन इज इक्वल टू, लेट टी एन बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इफ टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ एन इज वॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर मैं 6 साइडेड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से देखो, ये हेक्सागन, ड्राइंग पे मत जाना मेरी, तो 6 साइड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 उसे वर्टाइसिस है। तो अगर n साइड होगी तो n वर्टाइसिस होंगे, और अगर n प्लस वन साइड होगी तो n प्लस वन वर्टाइसिस होंगे। ये हमें पता चल गया। अगर हमें ट्राइंगल चाहिए, ये तो कभी भी कोई भी 3 वर्टाइसिस लीनियर आने नहीं है पॉलीगन में, ये फिक्स है। ट्राइंगल चाहिए तो सिंपली अगर कोई भी 3 वर्टाइसिस में ले लूँ, ये और ये, या तो फिर ये और ये, कोई भी 3 वर्टाइसेस ले लो तो मुझे ट्राइंगल मिल जाएंगे। सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा अगर ट्राइंगल चाहिए हमें तो NC3 ले लो, n+1C3 ले लो यहाँ पे। ठीक है, जितने भी वर्टाइसेस है उसमें से कोई भी 3 वर्टाइसेस सेलेक्ट कर दो तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अब हमें इक्वेशन ये दिया है तो इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा n+1C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे है n+1C3, तो ये हो जाएगा n+1 n-1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा n-1 n-2 बाय 6, और इज इक्वल टू है 10, तो ये हो जाएगा n-1 कॉमन, अंदर आ जाएगा n+1 माइनस n+2 इज इक्वल टू 60। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो n इज इक्वल टू 5, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। n इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ध्यान रखना यूनिट मॉड्यूलस दिया है, दैट मीन्स की मोड z इज इक्वल टू 1 दिया है, और एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू दिया है थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू वॉट, ये हमें बोला गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, z इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा, ये हमें पता है। और z बार क्या होता है आप मुझे बताओ, z बार होता है 1 अपॉन जेड, इसे हम लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, जहाँ पे आई है वहाँ माइनस लिखना होता है, तो माइनस आयोटा थीटा मतलब कि 1 अपॉन जेड हो गया ये, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब हमें चाहिए क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड, जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू आयोटा थीटा, और 1 प्लस जेड बार की जगह लिख सकता हूँ माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही होगा। अब सॉरी, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा थीटा ही आएगा, क्योंकि जेड बार की जगह मैंने 1 अपॉन जेड लिखा, और जेड क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा, तो ये हो गया। तो अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा
यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस वन, ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस वन, और मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ई रेस टू आयोटा थीटा ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा। नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा पास पास हो रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा, बट ई रेस टू आयोटा थीटा क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा तो है जेड, तो मतलब कि ये हो गया अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लेकिन यार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो दिया है हमें थीटा, तो ये भी आ जाएगा हमारा थीटा। सो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थीटा इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है ABCD, ABCD is trapezium such that AB and CD are parallel, AB and CD are parallel बोला गया है, किस तरह से होगा, एंड BC परपेंडिकुलर टू CD। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पहला, तो मेरा थोड़ा लाइन अच्छे ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक लाइन तो स्ट्रेट आएगी। ये मेरा हो गया AB। अब एन परपेंडिकुलर टू है CD, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर टू है CD। और हमें बोला है BC परपेंडिकुलर टू CD, तो ये है AB, अरे सॉरी, ओके पेन लेनी पड़ेगी। ये है मेरे पास AB, ये है मेरे पास DC, ठीक है CD। और हमें बोला है BC परपेंडिकुलर टू CD, मतलब कि BC परपेंडिकुलर टू CD, तो यहाँ भी ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, और ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और ये मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये मेरा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गया। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब मुझे बोला गया है कि इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, ए डी बी, बी के लिए यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर से कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। ए डी बी इज इक्वल टू दिया है थीटा, ये एंगल मुझे दिया है थीटा। और मुझे बोला गया है बी सी इज इक्वल टू पी, बी सी इज इक्वल टू पी, सी डी इज इक्वल टू क्यू, देन ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी मतलब कि ये लेंथ हमें पूछी गई है। हमें ये एंगल थीटा दिया है, हमें ये लेंथ क्यू दी है, हमें लेंथ पी दी है, और उन तीनों के टर्म्स में ही हमें ए बी का लाना है वैल्यू, ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। किस तरह से, देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा। इफ दिस इज अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है बोला है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। आई होप सबको समझ में आया होगा इतने तक तो। अब ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। पाई मतलब कि 180, 180 में से दोनों सबसेक्ट करना है क्योंकि ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब हमें एक रूल पता है, दैट इज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ होती है वो उनका रेशियो सेम होता है, मतलब कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। लेंथ और उसके सामने का साइन एंगल का रेशियो सेम होते हैं ट्राइंगल में। तो अब ये अगर हम एंगल लेते हैं, दिस एंगल, ठीक है, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो उसके सामने कौन सी लेंथ आती है, ये वाली लेंथ BC। अब BC की लेंथ क्या है, ये Q है, ये P है, तो BC हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस सबको पता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, उसके ऑपोजिट की लेंथ, उसका साइन एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से हम लेंगे सामने ए बी, ये है ए बी जो हमें फाइंड करना है, वो लेंथ डिवाइडेड बाय उसका साइन, सामने वाला साइन एंगल मतलब कि साइन थीटा, साइन थीटा। अब मुझे ए बी चाहिए, तो मैं ए बी को लिख लूंगा, तो ए बी मुझे मिल जाएगा, ए बी मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो जो पाई माइनस है, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई पॉजिटिव है, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर देता हूँ, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा
इंटू साइन अल्फा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखना, कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाओ वापस, कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अल्फा नहीं है तो मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कॉस अल्फा मुझे कहाँ से मिलेगा आप बताओ, कॉस अल्फा ये है अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा मेरे लिए हो जाएगा क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से लिखूंगा मैं तो कॉस अल्फा मेरे लिए हो जाएगा क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ये। और इसी तरह से पीछे है मेरा साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा हो जाएगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन अल्फा क्या हो जाएगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फा मेरे आंसर में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस अल्फा की जगह क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस लिखने के बाद मैं लिखूंगा कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा की जगह लिखूंगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आएगा तो सिर्फ ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर मेरा ए बी जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, साइन थीटा तो पड़ा ही था मेरे पास ऑलरेडी, देखो साइन थीटा तो पड़ा ही था, यहाँ पे क्यूब साइन थीटा पी कॉस थीटा, क्यूब साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ये मेरा हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा है ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सॉल्व करवाया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का फुल कोर्स देखा है उनको ये पता होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इफ p इज इक्वल टू दिस 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए। ये क्या है, मैट्रिक्स ए का है एडजॉइंट, ठीक है, एंड मोड ए इज इक्वल टू 4 दे दिया है, देन अल्फा की वैल्यू हमें पूछी है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये दिया है, ये तो एक्चुअली एडजॉइंट ही है, तो आप यहाँ पे ये ए नहीं है, ए होता तो आप एडजॉइंट निकाल दे फिर मोड निकाल दे, वो सब कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो आप ये भी नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट स्ट्रेट ही इसमें अटैक करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए होल स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पी है, तो पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें पता है। ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 3 क्रॉस 3 के लिए ही ये वैलिड है। अब ये तो दिया है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, तो मतलब कि क्या हो गया, p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 16, ठीक है। अब मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालना है, वो यहाँ से मैं निकाल लूँगा। क्या है, क्या दिया है मुझे p मुझे दिया है डिटर्मिनेंट निकालना है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 का 4, तो डिटर्मिनेंट में निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो p मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 12, माइनस अल्फा लिखने के बाद मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 6, और प्लस 3 लिखने के बाद आ जाएगा 4 माइनस 6, तो ये मुझे दे देगा 2 अल्फा माइनस 6। तो 2 अल्फा माइनस 6 मुझे मिल गया, क्या मिल गया, सामने क्या था 16, तो यहाँ से मुझे मिल गया अल्फा, और वो मुझे मिल गया 11। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 11 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा आंसर 25th फॉर्मेट नंबर में का दिया क्वेश्चन। होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 0 टू x mod t dt x बिलोंग्स टू r विच आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x आर इक्वल टू व्हाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें बोला गया है पैरेलल टू द लाइन, फर्स्ट ये वर्ड मैंने देखा तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि y इज इक्वल टू 2x के पैरेलल है, तो मतलब कि उसका स्लोप क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से पता चल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। चलो एक और चीज मुझे पता चली है कि हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो हमें वहां पे जो इक्वेशन मिलेगा हमें उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ये भी हमें पता चल गया। वो किसके इंटरसेप्ट फाइंड करना है, टेंजेंट के। टेंजेंट का भी इक्वेशन हमें पता है, टेंजेंट का या कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे y1 x1 पॉइंट्स है और m है स्लोप।
और यहाँ पे एक्चुअली हमें स्लोप पता है, स्लोप है 2, तो एक्चुअली मैं बोलूँगा स्लोप तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है 2, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो स्लोप तो मैं 2 रख देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चलो ये तो काम हो गया। और यहाँ पे अब हमें सिर्फ फाइंड करना है y1 और x1। जब हमें y1 और x1 मिल जाए तब हम क्या करेंगे, सिंपली जो इक्वेशन बनेगा उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। आई होप सबको जो अप्रोच है वो समझ में आ गया होगा। अब हमें सिर्फ फाइंड करना है कि भैया y1 x1 कैसे फाइंड करें। तो y1 x1 हमें मिलेगा यहाँ से, इन दोनों ये इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ से कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये जो है y 0 टू टी मोड टी डी टी, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। जब जब भी मोड की बात आती है मैं हमेशा बताया हूँ दो केसेस बनते हैं, केस वन केस टू। सिर्फ मोड टी है तो एक आ जाएगा टी ग्रेटर देन जीरो, एक आ जाएगा टी लेस देन जीरो। अगर टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस टी, और टी लेस देन जीरो होगा तो मोड टी हम लिख सकते हैं माइनस टी, दैट्स इट, ठीक है। जहां पे ये मोड की वैल्यू जीरो होती है वहां से हम पार्ट्स करते हैं, वो सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ मोड जीरो पे जीरो हो रहा है तो मैंने जीरो पे ही डिवाइड किया है इसको। तो पहले अगर मैं रख दूं, लेट्स सी कि अगर मैं पहले रख देता हूँ मोड टी, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो टू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है, जीरो टू एक्स। मोड टी की जगह मैं टी रखता हूँ, टी डी टी। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ टी स्क्वायर बाई टू एक्स पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स, और एक्स ही है एक्चुअली टू। डी वाई बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट अ स्लोप ऑल्सो, और स्लोप क्या है टू, तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, टू। ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, टू। अब इसी तरह से मैं सेकंड कंडीशन पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस टी पुट करूंगा तो माइनस टी डी टी आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे मिल जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। दो चीजें मुझे मिल गई है, एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको एकदम हर एक चीज एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हमें, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू, ठीक है। एक्स वन जो था वो हमें मिल गया, एक बार एक्स वन आएगा टू, एक बार एक्स वन आएगा माइनस टू। चलो ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है वाई फाइंड करने की। तो वाई के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, वाई के लिए हमारे पास इक्वेशन है जीरो टू एक्स मोड टी डी टी। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, पहले टी पुट करेंगे फिर माइनस टी पुट करेंगे, और यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस और माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा मोड टी डी टी, ठीक है। पहले टी पुट करेंगे और फिर माइनस टी पुट करेंगे, तो एक बार टू लेंगे और एक बार माइनस टू लेंगे, और फिर इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का भी हमें मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू ही मिलेगा हमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू था, y इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करूँ, वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर टू पुट करता हूँ, ठीक है, पहले केस में तो फोर बाई टू, तो मुझे मिल जाएगा टू। सेकंड केस में क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। तो अब मैं फिर से एक्स के अब माइनस टू पुट करूंगा तो ये माइनस टू मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पता ना चले तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने बताया इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन से दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन हमें मिल रहा है टू कॉमा टू एंड माइनस टू कॉमा टू, दो पॉइंट्स मिल रहा है, माइनस टू कॉमा माइनस टू, ये दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन भी रेडी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m की जगह हम टू रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, वो तो हमें पहले ही स्टेप में पता चल गया था, m इज इक्वल टू क्या है, टू, m इज इक्वल टू है टू। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस टू इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस टू। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y जीरो रख दो, यहाँ पे जीरो रखोगे तो माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, तो ये दे देगा हमें x इज इक्वल टू, ये माइनस वन आ जाएगा, टू साइड जाएगा तो वन आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ दे देगा ये जीरो, टू टू वन आ जाएगा तो ये x इज इक्वल टू माइनस वन दे देगा। तो अल्टीमेटली हमें इंटरसेप्ट जो मिले हैं वो मिले हैं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। इट्स रियली गुड क्वेश्चन, दिस इज माई फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा दिस वन 27 नंबर का क्वेश्चन। मैं बोलूंगा सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर इस पेपर में है तो ये वाला है, ठीक है। ध्यान देना इसमें क्या करना है हमें।
पहले हमें बोला है कि ये एक सर्कल है, ये एक पैराबोला है। अब थोड़ा मैं सर्कल और पैराबोला के बारे में लिख देता हूँ। सर्कल है 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा पहले तो 0,0 और रेडियस हो जाएगी इसकी √5/2। ठीक है, चलो। पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4√5x। ठीक है, तो यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो a मिल जाएगा मुझे √5। चलो, इतना तो पता चल गया, बहुत ही बेसिक चीज़ है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इतना डिड्यूस कर दिया। सेकंड हमें बोला है स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स इज दिस। ओके, चेक करना पड़ेगा वो तो। इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस √5/m इज देयर कॉमन टेंजेंट देन m सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब देखो, यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू, जब सर्कल पैराबोला दिया हो तब y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर हम कॉमन टेंजेंट लेते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये सबको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये सबको याद होना चाहिए। ये क्या है कि c इज इक्वल टू a/m, दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अभी मैं यहाँ पे प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको याद कर लो। तो यहाँ c इज इक्वल टू हो जाएगा, a हमें पता है, a हमने कितना, √5/m। तो अगर मैं c को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस √5/m। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, ये हमें पता चल गया है। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यहाँ तक तो सही है। अब हमें यहाँ आगे वाला चेक करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अ, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो टेंजेंट है ये सर्कल का भी टेंजेंट है, इस तरह से कहीं पे तो टच टच करके जा रहा होगा। तो जब सर्कल का टेंजेंट होता है भैया, तब सर्कल के सेंटर से यहाँ टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है, टेंजेंट भी एक लाइन है, सर्कल से ये लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। सेंटर क्या है, 0,0, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, ये वाला y माइनस mx माइनस √5/m इज इक्वल टू 0। ये है उसका इक्वेशन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 0, सॉरी, ये हो जाएगा 0,0 पुट करना है सिर्फ यहाँ पे, y की जगह 0, तो 0 माइनस m इंटू 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √5/m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो a है यहाँ पे m² प्लस 1, ठीक है, और इसके इक्वल टू आ जाएगा रेडियस। रेडियस क्या था, √5/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ये मुझे, दिस विल गिव मी, ऊपर है √5/m, तो ये मुझे मिल जाएगा √5/m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा, तो ये मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m² इज इक्वल टू √2। तो दिस विल गिव मी m⁻⁴ प्लस m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m² प्लस 2 इंटू m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू दे देगा प्लस और माइनस 1, m इज इक्वल टू दे देगा प्लस और माइनस 1। ठीक है, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, उसको मैं कहाँ पुट करूंगा, इसमें। तो अगर m इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, यहीं पे लिख देता हूँ। 1 पुट करने पे क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस √5, और माइनस 1 पुट करने पे होगा y इज इक्वल टू माइनस कॉमन x प्लस √5। दो इक्वेशन मिल रहा है, x प्लस √5 फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी चेक कर लो। यहाँ पे +1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 3 सेटिस्फाई, +1 हो रहा है, -1 -1/4 1 हो जाएगा, ये भी ओके, प्लस और -1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये इक्वेशन सही है, ये भी सही है, और यहाँ से हम यहाँ पे जा भी सकते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते एक्चुअली, क्योंकि हमें अगर स्टेटमेंट, आप देखो सिर्फ ये कंडीशन दे दी है, हमें यहाँ पे पता है +और -1 है, लेकिन ये कंडीशन से थोड़ी ना हम यहाँ पे जा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से ये जो रेडियस वाला पार्ट है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस वाला जो पार्ट है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हमें m की वैल्यू मिल पाएगी, और तभी हम इसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। सो इंडिविजुअली तो ये सही है। आई होप सबको समझ में आया। मैंने यहाँ पे m प्लस और -1 कब तब पुट किया, जब मुझे यहाँ से उसकी वैल्यू मिली। ये कब मुझे मिला कि जब मैंने ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो पहले हम अप्लाई करते हैं, फिर हमें चेक करने को मिलता है कि नहीं भैया ये सही है। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यहाँ पे हमें बोला गया है कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजीली हम इसको टैकल कर सकते हैं, यहाँ बहुत जल्दबाजी की बात है ही नहीं। दो तीन तरीके हैं एक्चुअली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और हम लेंगे यहाँ पे सबसे सिंपल वाला तरीका, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ से अंदर जाओ, पहले सेक आएगा, सेक का डिफरेंशिएशन, फिर टेन आएगा, टेन का टेन इनवर्स आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर लास्ट में एक्स आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करो। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक इंटू टेन। आई होप सबको ये तो पता ही होगा। इंटू फिर टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन पाई बाय फोर सेक पाई बाय फोर दैट इज रूट टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ वन पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर वन, यहाँ पे वन अपॉन टू आ जाएगा, इंटू वन है तो मुझे मिल जाएगा वन अपॉन रूट टू। आंसर करेक्ट, वन ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। सिंपल, फटाफट जितना स्पीड में हो सके उतना जाने देना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं बोलूँगा सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए कैन बी रिटर्न एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो सबको टेन में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं सबको कर रहा हूँ टेन में कन्वर्ट पहले। तो ये है टेन ए, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टेन ए, और ये मुझे दे देगा वन अपॉन, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस वन अपॉन टेन ए वन माइनस टेन ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन, सॉरी टेन ए माइनस वन, प्लस लिखने के बाद आ जाएगा वन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए। अब देखो, दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ मैं वन अपॉन टेन ए माइनस वन, वन अपॉन टेन ए माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टेन है, मैंने टेन ए माइनस वन लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा वन अपॉन टेन ए, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन टेन है। आई होप यहाँ तक भी सबको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने कॉमन लिया यार, इतना तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो मुझे फाइनल आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। तो ये मुझे दे देगा यहाँ पे वन अपॉन टेन ए माइनस वन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के मिलेगा टेन क्यूब ए माइनस वन, नीचे आ जाएगा सिर्फ टेन ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आ जाएगा ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस वन आएगा, टेन ए माइनस वन और टेन ए माइनस वन कैंसिल, अंदर बचेगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस वन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा, ये दोनों मार डालेंगे तो अल्टीमेटली बचेगा टेन ए। मैं जितना हो सके उतना स्पीड में सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आए कि कैसे स्पीड से टैकल करना है। ठीक है, तो अब टेन ए सेपरेट दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए दैट इज कॉट ए। ठीक है, और और अगेन ये आंसर दिया है पहले, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है, लेकिन हाँ ये आंसर नहीं दिया। देखो टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन है, लेकिन वो प्लस वन नहीं लिखा है, तो मुझे अब इसको सेक कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अल्टीमेटली साइन कॉस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको साइन ए बाय कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेरे लिए। प्लस वन तो मुझे चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस वन तो दिया है, प्लस वन तो मुझे दिया हुआ है, तो उसकी कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्लस वन तो दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। ये क्या है, साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए इंटू, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉस ए प्लस वन। ठीक है, आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। तो ये भी हमारा एक पॉसिबल आंसर हो गया है,
लेकिन क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो आई विल से कि अगेन कि ये भी क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से यही 10a+1 कॉट ए से मैं नए पेज में जाके और एक ट्राई करता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 10a+cot a+1, ठीक है, ये तो था ही हमारे पास। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ फिर से, साइन a/cos a प्लस कॉस a/sin a+1। अब 1 को भी साथ में लेकर ट्राई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आ जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और अब मैं सब कुछ सेपरेट देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूंगा तो साइन ए साइन एक दूसरे को मार डालेगा, ठीक है। अगेन सेपरेट देने पे तो जो सेम चीज़ थी वही की वही आके रुक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1 साइन स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के इंटू सेक ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए 1। ओके, सेक ए इंटू कॉसेक ए +1, विच इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। किस तरह से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जाना है। आप पहली बार में सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर ये नहीं मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है तभी आपको ऑप्शंस पे से लगाते जाना है कि भैया मुझे इस तरह से चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट से आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा मैं, ये बहुत सिंपल है। रीजनिंग का हम बोल सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन रीजनिंग का हम ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा रहा हूं तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे वो। द टीचर decided to give grace marks of 10 to each student. Which of the following statistical measure will not change even after the grace marks were given? अगर जिस बंदे को जो बेसिक्स पता है, फंडा पता है, उसको ये क्वेश्चन आसानी से आंसर वो कर देगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेरिएंस। कैसे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स से कि 3 बच्चे हैं, उनके मार्क्स है 5, 10 और 15। अब टीचर्स ने सबको ग्रेस मार्क दे दिए, तो मिल जाएंगे 15, 25, सॉरी 10 मार्क ग्रेस दिए, तो 15, 20 और 25, ठीक है। तो आप इन लोगों का मीन निकालो, इनका मीन निकालो, तो मीन डिफरेंस ही आना है, डिफरेंट ही आना है 100%। सिमिलरली मीडियन निकालोगे तो भी डिफरेंट आना है, मोड भी डिफरेंट ही आना है। लेकिन वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएंस का रियल मीनिंग है कि जो मीन है, इन सबका जो मीन है उनसे इनका डिफरेंस। इसका मीन क्या है? इसका मीन है 20, इसका मीन है 10। तो अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आएगा, -5, 0 एंड 5, करेक्ट। और यहाँ का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा, -5, 0, 5। देखो वेरिएंस तो सेम ही आना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरिएंस जो होता है उसको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उसे इफेक्ट पड़ता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से उसे डिफरेंस पड़ जाता है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं, देखो यहीं पे एग्जांपल ले लो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मार्क्स बाय 5 से, तो क्या हो जाएगा, देखना 25, 50, 75, ठीक है। अब इसका मीन अगेन 50 ही है, मीन 50 है। तो अब ध्यान से देखना, मीन 50 है तो क्या हो जाएगा, अब देखो आप वेरिएंस देखो, यहाँ पे वेरिएंस क्या आ गया, -25, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 25। देखो अब वेरिएंस भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे वेरिएंस चेंज होता है, ऐड करने से, यहाँ पे ऐड हुआ है तो ऐड करने से वेरिएंस चेंज नहीं होता है। और वही हमें पूछा है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा स्टेटिस्टिकल मेजर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा वेरिएंस। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले 2014 का JEE मेंस का सॉल्यूशन। मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि सर JEE एडवांस की भी पेपर सेट सॉल्व करवाओ, तो मैं उसका भी शॉर्टली एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे JEE एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।